Viewers, I am Dhruv Narayan Singh, welcoming you all on the platform, this platform of Campus Circuit. आज हम लोग AKTU के 6 सेमेस्टर के सिलेबस का जो सब्जेक्ट जिसका कोड है BOE 066 GIS एंड रिमोट सेंसिंग का फर्स्ट यूनिट वन शॉट में कवर करेंगे। हम लोग को ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग होता क्या है? तो उसकी डेफिनेशन है, रिमोट सेंसिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट, एरिया और फेनोमेनन थ्रू द एनालिसिस ऑफ डेटा एक्वायर्ड बाय अ डिवाइस दैट इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन। यानी कि देखिए, कोई भी ऐसे डिवाइस का हम लोग यूज कर रहे हैं जो कि जिस पर्टिकुलर डिवाइस को हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिस पर्टिकुलर डिवाइस को हम लोग मतलब हम लोग के बारे में उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके फिजिकल कांटेक्ट में अगर कोई डिवाइस नहीं है और उससे हम लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं तो उसको रिमोट सेंसिंग कहेंगे। तो इसको हम लोग इस बात से जान सकते हैं कि हमारी जो आई साइट होती है, हाँ, हम लोग किसी चीज को जब देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने किसी रेड एप्पल को देखा टेबल पे, तो वो रेड एप्पल एक ऑब्जेक्ट है। उसका सोर्स क्या है कि जैसे हम लोग कैसे देख रहे हैं, तो सन हम लोग को लाइट दे रहा है और उस लाइट के थ्रू हम लोग देख रहे हैं। वो जो इंटरेक्शन है, जो रेड कलर, जो एप्पल एब्जॉर्ब्स मोस्ट लाइट बट रिफ्लेक्ट्स रेड कलर, क्योंकि एप्पल सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी जो आईज के सेंसर होते हैं उसको मतलब मिलती है और फिर हमारा ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये एक राइप फ्रूट है, यानी कि ये एक पका हुआ आम है, पका हुआ सेब है। नहीं तो फिर हम लोग उसके डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम लोग इस डिसाइड कर सकते हैं कि वो जो फ्रूट है वो कैसा है। तो इसी को रिमोट सेंसिंग कहते हैं। मतलब इसी तरह का रिमोट सेंसिंग होता है, इसको तो रिमोट सेंसिंग नहीं कहते हैं। मतलब इसी तरह से रिमोट सेंसिंग किया जाता है। जैसे कि द सैटेलाइट इज द लाइट आई, यानी कि हमारे जो अर्थ है, हमारा इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारा अर्थ है जो वो एक एप्पल की तरह काम कर रहा है, हमारा जो सैटेलाइट है वो आई की तरह काम कर रहा है और जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारे ब्रेन की तरह है। जैसे कि हम सैटेलाइट के थ्रू अपने अर्थ को देखते हैं और फिर उसके जो सैटेलाइट डेटा भेजता है उसको कंप्यूटर के थ्रू इंटरप्रेट करते हैं और फिर उसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 मार्क्स में आ सकता है कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं रिमोट सेंसिंग के। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है एनर्जी सोर्स। एक ऐसा एनर्जी सोर्स होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग लाइट को गेन कर सके, लाइट हम लोग को रिसीव हो सके। तो जैसे कि एक लाइट सोर्स फ्लैश लाइट भी होता है। दिस प्रोवाइड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। फ्लैश लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इमिट करता है। देखिए, तो हमारा जो पैसिव सोर्स होता है नहीं, वो खुद में लाइट इमिट नहीं करता है, वो दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है या फिर ट्रांसमिट करता है। तो उसमें मैक्सिमम टाइम जब कोई पैसिव सोर्स होता है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो वो पैसिव सोर्स होते हैं। और एक्टिव सोर्स क्या होते हैं, ये आप एनर्जी सोर्सेस के मतलब टाइप्स भी जान सकते हैं, एक्टिव सोर्स और पैसिव सोर्स। तो एक्टिव सोर्स क्या होते हैं, द सैटेलाइट प्रोवाइड्स इट्स ओन लाइट। जैसे कि जो एक्टिव सोर्सेस होते हैं वो खुद की लाइट अपने इमिट करते हैं। जैसे कि रेडार होता है, रेडार खुद की अपनी रेडियो वेव्स इमिट करता है और फिर उसके थ्रू जब वो किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं तो उसके हिसाब से अपना डेटा इंटरप्रेट करके डिसाइड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है, कहाँ है, कैसे है। और सेकेंड हमारा होता है रेडिएशन और एटमॉस्फेयर। जो एनर्जी होती है वो सोर्स टू टारगेट और टारगेट टू सोर्स एयर के थ्रू मतलब आती जाती है। तो ये एटमॉस्फेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना रिमोट सेंसिंग में, क्योंकि इसी में जो एटमॉस्फेयर होता है वो लाइट वेव को स्कैटर करता है, एब्जॉर्ब करता है ताकि वो हमारे तक पहुंच सके। और फिर तीसरा होता है इंटरेक्शन विद द टारगेट। हमारे मतलब थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टारगेट। टारगेट बहुत जरूरी है ताकि हम लोग जिस भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्ट भी हमें पता होना चाहिए कि किसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। चौथा है रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर। चौथा हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेंसर, कि हम लोग किस सेंसर के थ्रू अपना उस लाइट वेव को मतलब सेंस कर रहे हैं, उसकी जो वेवलेंथ है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसको सेंस कर पा रहे हैं। तो चौथा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेंसर। और पांचवा है ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, यानी कि हम लोग जो लाइट सिग्नल, डिजिटल सिग्नल रिसीव हो रहा है
उस डिजिटल सिग्नल को हम लोग सैटेलाइट से कैसे अर्थ पे भेज सकते हैं ताकि वो डेटा प्रोसेस कर सके और हमें पता चल सके कि क्या डेट हम लोग को मतलब डिसीजन लेना है, क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है हम लोग को। तो और फिर उसके बाद हम लोग जब डेटा हम लोग को अर्थ पे रिसीव हो जाएगा तो उसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं और एनालाइज करते हैं। हम लोग को डेटा डिजिटल सिग्नल के थ्रू मिला है उसको हम लोग इंटरप्रेट करेंगे और एनालाइज करेंगे और उसके बाद अपना डिसीजन बनाएंगे कि हमें मतलब जो टारगेट ऑब्जेक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे, मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सी गलत है। और सातवां है एप्लीकेशन। ये देखिए, ये एक डायग्राम है जो आपको रिमोट सेंसिंग के बारे में बताएगा। देखिए, ये सन से लाइट आ रही है टारगेट पे और टारगेट से हमारा जो टारगेट लाइट इमिट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे सेंसर्स को जो सैटेलाइट पे लगे हुए हैं, और ये सेंसर्स इन सब लाइट वेव को रिसीव करते हैं और फिर इसको ट्रांसमिट करते हैं। ये जो स्टेशंस होते हैं, ये जो स्टेशन है यहाँ पे, ये स्टेशंस रिसीविंग स्टेशंस हमारे अर्थ पे होते हैं और रिसीविंग स्टेशंस रिसीव करते हैं जो डिजिटल सिग्नल्स हम लोग सैटेलाइट के थ्रू भेजते हैं और फिर उसको ये प्रोसेसर के थ्रू एनालाइज करते हैं और फिर उसके हिसाब से अपना जहां जहां एप्लीकेशन जैसा यूज करना है उस हिसाब से कर सकते हैं। तो इसके हम लोग अब सेकंड टॉपिक है हमारा कि एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या क्या हैं रिमोट सेंसिंग के। तो देखो, रिमोट सेंसिंग अलाउज अस टू ऑब्जर्व द अर्थ इन वे a human never could. It gives us a macro view, seeing the whole world at once, and a multispectral view, seeing colors like infrared that a human can't. देखो, ये हम लोग रिमोट सेंसिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने हमें ये मतलब क्षमता दी ताकि हम अपने अर्थ को अपनी नजरों से अलग, मतलब कि पूरे अर्थ को एक साथ मैक्रो व्यू में देख सकें और प्लस अलग अलग कलर्स को, अलग अलग वेवलेंथ्स को हम लोग मतलब देख सकें, हम लोग पहचान सकें जो कि ह्यूमन आई नहीं डिटेक्ट कर सकता है। तो इसके एडवांटेजेस हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि लाइक एनी टेक्नोलॉजी इट हैज फिजिकल एंड फाइनेंशियल ब्लाइंड स्पॉट्स। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो हम लोग पहला एडवांटेज पढ़ते हैं, सिनोप्टिक व्यू। Unlike a ground surveyor who sees one field at a time, a satellite sees an entire state or a country in one frame. This is perfect for large-scale projects like mapping and tiring river basin. जब हम लोग को किसी बहुत बड़े लैंड एरिया पे, जैसे कि कोई स्टेट हो, कोई कंट्री हो, उस पे एक साथ अगर कोई निगरानी करनी होती है, एक साथ हमें उसके ऊपर कोई टास्क परफॉर्म करना होता है, तो हम लोग रिमोट सेंसिंग का यूज कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे कहीं मतलब आप फिजिकली जाकर हर जगह पे अगर आप देखेंगे, उसको देख रेख करेंगे, उसकी निगरानी करेंगे, तो फिर वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसलिए रिमोट सेंसिंग यूजफुल है। टेम्पोरल रेजोल्यूशन, रिपीटेबिलिटी। सैटेलाइट्स फॉलो फिक्स्ड ऑर्बिट, दे कैन टेक अ पिक्चर ऑफ द सेम एग्जैक्ट स्पॉट एवरी फ्यू डेज। देखिए, क्या होता है कि सैटेलाइट एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, इसलिए वो आफ्टर अ पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम वो एक पर्टिकुलर स्पॉट का फोटो या फिर जो इमेज होता है वो खींच सकती है, वो उस पर्टिकुलर स्पॉट को एनालाइज कर सकती है। तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है क्योंकि हम लोग इससे फॉरेस्ट फायर को, अर्बन ग्रोथ को और मेल्टिंग ग्लेशियर्स को देख सकते हैं। क्योंकि आज के समय पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये फॉरेस्ट फायर, अर्बन मेल्टिंग ग्लेशियर, तो इसको बहुत जरूरी है देखना। एक्सेस टू इनएक्सेसिबल एरियाज। देखिए, हम लोग जो एरियाज पे मतलब जैसे बहुत सारे बड़े बड़े जंगल, अमेजॉन फॉरेस्ट है जैसे कि, वहां पे जाना बहुत ही डेंजरस है। तो वैसी जगहों पे जहां पे हम लोग जा नहीं सकते हैं, जो इनएक्सेसिबल है, वहां पे भी हम लोग रिमोट सेंसिंग के थ्रू नजर रख सकते हैं। सीइंग द इनविजिबल। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वेवलेंथ हमारे जो विजिबल रेडिएशन है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं ह्यूमन आई के थ्रू, तो उनको भी हम लोग रिमोट सेंसिंग के थ्रू सेंस कर सकते हैं और मतलब उनके बारे में भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। बाय यूजिंग इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम वी कैन सी द थिंग्स ह्यूमन मिसेस लाइक हीट, थर्मल, IR और मॉइस्चर इन सॉइल। देखिए, हम लोग मॉइस्चर और हीट को भी पता कर सकते हैं, उनकी भी क्वांटिटी जान सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। Digital integration. The data is naturally digital, making it easy to plug into GIS for complex analysis and computer modeling. इस डेटा को जो हमें रिसीव हो रहा है सेंसर्स के थ्रू, उसको हम लोग अपने कंप्यूटर्स के
को इंटीग्रेट करके कंप्यूटिंग में यूज कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे कितना काम आ सकता है और कितना हमारे लिए गलत है, कितना हानिकारक है। इसके लिमिटेशंस क्या क्या है? एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई वेव ट्रेवल करती है एटमॉस्फेयर में तो उसमें इंटरफेरेंस होता है, तो जिसकी वजह से हम लोग जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हो सकता है उसमें थोड़ा नॉइज आ जाए, उसमें थोड़ा मतलब जो एक्यूरेट ना हो, उसमें एटेन्यूएशन आ जाए, तो वो सब दिक्कतें होती हैं एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस की वजह से। Complexity and expertise. You can't just look at a raw satellite image and understand it. It is requires specialized software. देखिए, क्योंकि अगर कोई सैटेलाइट आपको कोई इमेज दे रहा है तो उसको आप अपने आप से एनालाइज नहीं कर सकते, उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर की, कॉम्प्लेक्स मशीन की जरूरत पड़ेगी जो कि उसी पर्टिकुलर फील्ड में उसी पर्टिकुलर इमेज को मतलब एनालाइज करने के लिए बनाई गई हो। तो इसलिए इसका कॉम्प्लेक्सिटी उस मशीन की भी बहुत ज्यादा होती है, जिस मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। हाई इनिशियल कॉस्ट, जैसा कि आपको अभी बताया ही मैंने कि वो वैसे मशीन की जरूरत पड़ेगी जो कि उस पर्टिकुलर इमेज को सेंस करने में, उस इमेज को एनालाइज करने में एक्सपर्ट हो, तो उसकी इनिशियल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा पड़ेगी, तो इसलिए ये इनिशियल कॉस्ट भी इसकी ज्यादा होती है, एक्सपेंसिव होता है। द अंडरग्राउंड प्रॉब्लम, देखिए रिमोट सेंसर्स जो आपके लैंड पे हो रहा है, जो मतलब ऊपरी हिस्से में हो रहा है, आपको वही दिखा सकता है। आपके क्रस्ट के अंदर क्या हो रहा है, जमीन के अंदर क्या हो रहा है, ग्राउंड लेवल मतलब अंडरग्राउंड क्या हो रहा है, ये बात आपको पता नहीं चल सकती है रिमोट सेंसिंग के थ्रू। ये एक लिमिटेशन है इसकी। ग्राउंड ट्रूथ रिक्वायरमेंट, देखिए यू स्टिल नीड ग्राउंड ट्रूथिंग, visiting the site physically to verify that what the satellite sees as water isn't actually just dark soil। देखिए आपको हमेशा जरूरी नहीं कि जब रिमोट सेंसिंग के थ्रू आप किसी भी चीज को, डेटा को एक्सट्रैक्ट करें तो सही ही हो, इसलिए आपको अगर उसको वेरीफाई करना है तो आपको खुद ही उस जगह को विजिट करना पड़ेगा, उस जगह पे जाना पड़ेगा और ये चीज देखना पड़ेगा कि क्या जो सैटेलाइट के थ्रू डेटा आया था, हमने जो डिसीजन लिया था, हमने जो एनालाइज किया था, वो सही है कि गलत है। देखिए रिमोट सेंसिंग और ग्राउंड सर्वे में क्या डिफरेंस होता है, ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एरिया कवरेज बहुत ज्यादा होता है, जो कि फिजिकली ग्राउंड सर्वे करेंगे तो फिर बहुत छोटा होगा। टाइम बहुत कम लगता है रिमोट सेंसिंग में, और आपका जो टाइम है ग्राउंड सर्वे में बहुत ज्यादा लगता है। डेटा डिटेल मॉडरेट होता है रिमोट सेंसिंग में, और क्योंकि आप फिजिकली अगर कहीं पे जाते हैं तो उसको आप बहुत प्रिसाइजली एक्यूरेटली देख रहे हैं, तो इसलिए वहां की जो डेटा की डिटेल होती है वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज होती है, इसलिए वेरी हाई डेटा डिटेल। सेफ्टी, रिमोट सेंसिंग में सेफ्टी ज्यादा है और ग्राउंड सर्वे में सेफ्टी कम है, क्योंकि आप ऐसे ऐसे एरियाज में जा सकते हैं जहां पे, जैसे कोई पोलर रीजन में किसी को जाना है जहां पे -100 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है, तो वहां पे सेफ नहीं है, लेकिन आप रिमोट सेंसिंग के थ्रू वहां पे भी ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये आपके सिलेबस में है कि आरएस रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस इन लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, मतलब हम लैंड और वाटर रिसोर्सेज में कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे सेंस कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला है कि लैंड यूज और लैंड कवर मैपिंग, मतलब कि हमें हमारा जो लैंड एरिया है, जो हमारा जमीन है अपने अर्थ का, तो उसमें कितना फॉरेस्ट है, कितना पानी है, कितना वो डिजर्ट है, कितना वहां पे मतलब एग्रीकल्चर कितने एरिया पे होता है, कितना अर्बन एरिया है, कितना रूरल एरिया है, कहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, तो ये सब हम लोग ट्रैक रख सकते हैं अगर हम लोग रिमोट सेंसिंग करते हैं। तो एग्रीकल्चर एंड क्रॉप मॉनिटरिंग, हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर में हमारी जो फसलें हो रही हैं वो कैसे, मतलब उनको कैसे वेदर डैमेज तो नहीं कर रहा है, या फिर हम लोग वेदर प्रिडिक्शन के लिए भी मतलब यूज कर सकते हैं। तो फिर हम लोग देखिए यूजिंग द नियर इंफ्रारेड बैंड वी कैन सी वी कैन एसेस क्रॉप हेल्थ, यानी कि हम लोग दूर से जो नियर इंफ्रारेड बैंड है इसको यूज करके हम लोग क्रॉप हेल्थ को भी जान सकते हैं। इंजीनियर्स यूजेस इंडाइसेस लाइक NDVI टू मैप क्रॉप हेल्थ, प्रिडिक्ट यील्ड्स एंड ऑप्टिमाइज इरिगेशन, हम लोग ये नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स का यूज करके अपनी क्रॉप हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं और कम इरिगेशन में अच्छी फसल का उत्पादन कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड फायर मैनेजमेंट, देखिए हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट में फॉरेस्ट होने ही चाहिए आपके स्टेट में, आपके कंट्री में, ताकि आपका जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहे और वो जो फॉरेस्ट फायर होते हैं वो ना आए। तो थर्मल सेंसर के थ्रू हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि हीट के मतलब हीट सिग्नेचर कितना है उस पर्टिकुलर एक्टिव फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट फायर में, और फिर उस फॉरेस्ट फायर को डिटेक्ट करके हम लोग उसको मतलब खत्म भी कर सकते हैं।
सॉइल एंड जियोलॉजिकल मैपिंग, हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन सा सॉइल कितना ज्यादा अच्छा, कितना ज्यादा खराब है, किस सॉइल में मॉइस्चर ज्यादा है, किस में कम है, कौन से टाइप का सॉइल है, ये भी पता कर सकते हैं हम लोग रिमोट सेंसिंग के थ्रू। हम लोग देखते हैं कि वाटर रिसोर्सेज में कैसे यूज होता है रिमोट सेंसिंग। सरफेस वाटर मैपिंग, हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कहाँ पे लेक है, कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे रिजर्वायर है, कहाँ पे ओशियन है, ये सब हम लोग पता कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग के थ्रू। और फ्लड मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। हम लोग को अगर नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट करना है तो हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि फ्लड को कैसे रोका जाए। तो इसीलिए फ्लड को रोकने के लिए भी रिमोट सेंसिंग बहुत यूजफुल होता है। इसमें एक्टिव माइक्रोवेव सेंसर यूज होते हैं जो कि रेडार में यूज होता है, और ये क्लाउड के आर पार देख सकते हैं और हमें ये बता सकते हैं कि कहाँ पे मतलब ज्यादा पानी, फ्लड वाटर आने वाला है। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, सैटेलाइट्स कांट टेस्ट द वाटर बट दे कैन सी इट्स कलर, ठीक है। वी कैन मॉनिटर टर्बिडिटी, हाउ मडी द वाटर इज, मतलब कितना गंदा पानी है। एल्गल ब्लूम्स यानी कि क्लोरोफिल कंसंट्रेशन, यानी कि कितना उसके ऊपर हरा हरा कलर का देखते नहीं है, एल्गी लग जाते हैं पानी के ऊपर, तो इस कलर को भी डिटेक्ट करके वो ये बता सकता है कि वाटर की क्वालिटी कैसी है। तो वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग में भी यूज होता है रिमोट सेंसिंग। ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन, ये देखिए ये इनडायरेक्ट मॉनिटरिंग होती है। डायरेक्टली तो जीआईएस रिमोट सेंसिंग आप यूज नहीं कर सकते ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन में, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए हम लोग देखते हैं। सेंसर्स कैन नॉट सी डीप अंडरग्राउंड, हाउएवर रिमोट सेंसिंग यूज मैप सर्फेस फीचर्स लाइक इंडाइस इंडिकेट द ग्राउंड वाटर such as fault lines, rock types and permanent vegetation zones in dry areas। हम लोग रॉक टाइप, फॉल्ट लाइंस और परमानेंट वेजिटेशन जोन, इन सबको देख कर ये बता सकते हैं कि ग्राउंड वाटर का लेवल क्या होगा, ग्राउंड वाटर कैसा होगा वहां पे। क्योंकि आपको पता है कि अगर जहां पे पानी ज्यादा होगा वहां पे वेजिटेशन भी अच्छी ही होनी चाहिए। स्नो एंड ग्लेशियर मॉनिटरिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के समय पे ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ये सब का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स और आइस कैप्स पिघल रहे हैं। तो उनको भी मॉनिटर करने के लिए हम जीआईएस रिमोट सेंसिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशंस देख लीजिए, एग्रीकल्चर में इसके थ्रू, ये एनडीवीआई के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं। और बेस्ट रिमोट सेंसिंग बैंड कौन सा होता है, विजिबल और रेड और नियर इंफ्रारेड बैंड, ये सब आप पढ़ सकते हैं। लैंड में, अर्बन में क्या यूज होता है, स्प्रॉल के लिए एलएलयूसी, लैंड यूज एंड लैंड क्रॉप। हाई रिजोल्यूशन विजिबल रेडिएशन, विजिबल बैंड यूज होना चाहिए अगर आपको अर्बन लैंड को डिटेक्ट करना है। तो फ्लड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, स्टॉर्म क्लाउड्स को देख करके। इसमें कौन सा माइक्रोवेव बैंड यूज होना चाहिए। वाटर क्वालिटी कैसे देख सकते हैं हम लोग, मड को या फिर एल्गे को देख करके, इसमें विजिबल रेडिएशन यूज होना चाहिए, वो ब्लू और ग्रीन कलर का। तो अब देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इमेजिन द वर्ल्ड इज शाउटिंग इंफॉर्मेशन at us in thousands of different languages, but our ears can hear only one. The electromagnetic spectrum is the full range of all languages that can exist। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है कि मतलब जितने भी तरह की वेव्स, जितने भी तरह की एनर्जी वेव्स हो सकती है इस पूरे वर्ल्ड में, उस सब का कलेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हम लोग सिर्फ उन्हीं वेव्स को देख सकते हैं जो विजिबल रीजन के अंदर होती हैं, ठीक है। इसके दो जो आपका फिजिक्स है इसके पीछे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पीछे, उसमें दो रूल्स हैं। ऑल वेव्स मस्ट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज c, एज द वेवलेंथ लैम्डा गेट्स लॉन्गर द फ्रीक्वेंसी f और v और न्यू मस्ट गेट लोअर। देखिए आपका जो फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो इसमें क्या है, न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा आपके वेवलेंथ है, सी आपका स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेवलेंथ घटेगी, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाएंगे वैसे फ्रीक्वेंसी घटेगी। और लेकिन क्योंकि सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, इसलिए सी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये लैम्डा और वी उसी तरह से प्रोपोर्शनली वेरी करेंगे। और तीसरा क्या है कि शॉर्टर वेवलेंथ लाइक यूवी और एक्स रेज हैव हायर एनर्जी, लॉन्गर वेवलेंथ लाइक रेडियो वेव्स हैव लोअर एनर्जी। इसके पीछे भी वही लॉजिक है, क्योंकि ई आपकी एनर्जी होती है
ये एक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच एच न्यू, जिसमें E आपकी एनर्जी होती है, न्यू H आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ की हाई एनर्जी इसलिए होती है क्योंकि उनका शॉर्टर वेवलेंथ है, वेवलेंथ कम है, तो आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो आप इसमें अगर H और न्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो E भी ज्यादा आएगा। तो इसीलिए जो शॉर्टर वेवलेंथ के वेव होती है उसमें एनर्जी ज्यादा होती है, और जो लॉन्गर वेवलेंथ होगी उसके न्यू कम होगा, न्यू कम होगा तो फिर आपकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, ये फॉर्मूले पे आप डाल के देख सकते हैं। अब देख हम लोग ये देखिए, आप ये टेबल आपको दिया हुआ है कि कौन से रीजन की वेव्स हैं और वो रीजन की वेव्स का वेवलेंथ कितना कितना होता है और उसका एप्लीकेशन किस किस चीजों में हो सकता है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ये आप पढ़ सकते हैं। ये डायग्राम आपको बता रहा है कि ये देखिए आपका वेवलेंथ है, ये आपका वेवलेंथ है, ये आपके वेव्स दी हुई हैं, और ये आपका देखिए ये विजिबल रेडिएशन जो होता है वो यूवी और इंफ्रारेड के बीच में आता है। इसको देखिए याद करने का ट्रिक अच्छा होता है कि अल्ट्रा वायलेट है, अल्ट्रा वायलेट मतलब वायलेट, तो फिर अल्ट्रा वायलेट के बाद क्या आएगा, वायलेट, वायलेट, और फिर वायलेट और इस एंड पे क्या होगा, रेड, और इंफ्रारेड के पहले क्या आएगा, रेड। तो फिर वेव ग्योर से आप याद कर सकते हैं कि वेव ग्योर यूवी और इंफ्रारेड के बीच में आएगा, आर के बाद इंफ्रारेड और वी के पहले यूवी, और बाकी सब तो आप ऑर्डर में याद कर ही सकते हैं कि गामा रेस कहाँ आती है, एक्स रेस कहाँ आती है, और ये सब तो हो ही जाएगा, माइक्रोवेव्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है रिमोट सेंसिंग में विजिबल सिल्वर का। ठीक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इंफ्रारेड पावर हाउस ये भी पढ़ सकते हैं, ये इतना पूछा नहीं जाता है लेकिन। एटमॉस्फेरिक विंडो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम लोग आगे ध्यान से मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, ये आप लेकिन पढ़ सकते हैं। द पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम दैट कैन पास थ्रू द एटमॉस्फेयर टू रीच द सेंसर आर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक विंडो। वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की वेव्स जो कि एटमॉस्फेयर को पार करके सेंसर्स को मिल जाती हैं, सेंसर्स जिसको डिटेक्ट कर लेते हैं उनको एटमॉस्फेरिक विंडो कहते हैं। एनर्जी इंटरेक्शन, एटमॉस्फेयर एनर्जी कैसे इंटरेक्ट करती है एटमॉस्फेयर से और अर्थ से, उसको हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से कैसे इंटरेक्ट करती है, पहला स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होता है कि जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये वेव ऐसे आई इसके ऊपर ऐसे मतलब वो हिट की, तो फिर ये चारों डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगी। ठीक है, इस सभी डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाती है, इसको स्कैटरिंग कहते हैं। इसको हम लोग दो कॉन्सेप्ट होते हैं, रिले स्कैटरिंग, माई स्कैटरिंग, नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग, ये सब आप पढ़ सकते हैं। ये सब बहुत मतलब कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, ये देख लीजिएगा। रिले स्कैटरिंग क्या होती है कि हैपेंस व्हेन वेरी स्मॉल पार्टिकल्स गैस मॉलिक्यूल्स इट अफेक्ट्स शॉर्टर वेवलेंथ मोर देन लॉन्गर वेवलेंथ। देखिए जब बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होगा यानी कि साइज बहुत छोटी होगी, जैसे कि गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे अगर कोई वेव टकराती है तो फिर रेले स्कैटरिंग देखने को हम लोग को मिलता है। इसी की वजह से हेज बनता है, हेज। और हमारा जो धुंध देखते होंगे आप लोग, धुंध हो जाता है आपके स्काई में या फिर आसमान में, तो उसका जो कारण होता है रेले स्कैटरिंग ही होती है। ठीक है, और ये जो शॉर्टर वेवलेंथ होते हैं जैसे कि ब्लू कलर का, उन सबको ज्यादा अफेक्ट करती है इन कंपैरिजन टू लॉन्गर वेवलेंथ लाइक रेड। ठीक है, मी स्कैटरिंग कब होता है, happens when particles are about the same size as the wavelength of the wave। यानी कि जब वेवलेंथ ऑफ द वेव जो जिस वेव की वेवलेंथ उस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज अगर वेवलेंथ के कंपैरेबल होगा तो फिर मी स्कैटरिंग देखने को मिलेगा। ये सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ वाले वेव को अफेक्ट करती है। नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग हैपेंस व्हेन पार्टिकल्स आर मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ द वेव। यानी कि वेवलेंथ ऑफ द वेव की मतलब जो वेव ट्रेवल कर रही है उससे जो ऑब्जेक्ट टकरा रहा है उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम है और वो जो साइज ऑफ द पार्टिकल है बहुत ज्यादा है, तो फिर हम लोग को नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग देखने को मिलेगा। और एटमॉस्फेयर में और क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है उस पर कोई वेव हिट की तो फिर a certain amount of energy get absorbed into the object, और उस एनर्जी को हटाकर जितनी बच जाती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये सब हो जाएगा। हाँ देखिए, ये एनर्जी बैलेंस इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है।
ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हो सकता है, पूछ सकता है, अभी तक आया नहीं है लेकिन पूछ सकता है। तो देखिए अगर ई लैम्डा इंसिडेंट एनर्जी है, ई लैम्डा एक इंसिडेंट एनर्जी है जो ऐसे इंसिडेंट की, तो फिर वो उसमें से कुछ पार्ट है जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ पार्ट है जो एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ पार्ट है जो ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। और ये सब के सब एनर्जी को जब सम करेंगे तो फिर हमारा इंसिडेंट एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। ये लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, तो फिर ई टोटल इज इक्वल्स टू ई रिफ्लेक्टेड प्लस ई एब्जॉर्ब प्लस ई ट्रांसमिटेड। ओके, अंडरस्टूड। टाइप्स क्या क्या होते हैं रिफ्लेक्शन के? एक होता है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, जिसको लैम्बर्टियन रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होता है स्मूथ सरफेस से, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, इसलिए यहाँ पे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि जितने एंगल से इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होता है वो रफ सरफेस में होता है, यानी कि आपका जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, तो फिर जो जिस जिस एंगल से वो रिफ्लेक्ट इंसिडेंट की है जरूरी नहीं कि उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करे, और जरूरी नहीं कि हर पॉइंट पे वो सेम एंगल, जिस एंगल से इंसिडेंट करी है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करे। हो सकता है कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मान लीजिए ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे जब इंसिडेंट करिए तो ऐसे रिफ्लेक्ट करे, और लेकिन जब ये चीज अगर यहाँ पे मान लीजिए कि इंसिडेंट करेगी तो ये तो ऐसे जाएगी, तो फिर ये रिफ्लेक्शन जरूरी नहीं कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल तो सेम ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जिस डायरेक्शन में सारी वेव्स आ रही हैं उसी डायरेक्शन में सेम रेशियो में सेम डिफरेंस में जाए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इधर इन सब के बीच की दूरी और इन सब के बीच की दूरी बराबर है, लेकिन जब ये रफ सरफेस हो जाता है तो ये आएंगे तो एक जैसे, लेकिन जाते समय हो सकता है कि ये अलग ऑर्डर में जाए, ठीक है। हाँ, ये सिंपल मीनिंग है, ये सब पढ़ सकते हैं आप, शॉर्ट में समरी है, ठीक है। देखिए कभी कभी पूछता है कि स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस क्या होता है। स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस का फॉर्मूला इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो फिर वो होता है P lambda is equals to E रिफ्लेक्टेंस एनर्जी अपॉन EI इंसिडेंट एनर्जी इंटू 100, यानी कि स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस क्या होगा? रिफ्लेक्टेड एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी इंटू 100 विच इज द परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी टू इंसिडेंट एनर्जी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एटमॉस्फेरिक विंडो। एटमॉस्फेरिक विंडो क्या होती है, ठीक है। देखिए इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एटमॉस्फेरिक विंडो आर स्पेसिफिक रेंजेस of the electromagnetic spectrum where the atmosphere is transparent, low absorption and scattering, allowing energy to pass from the earth's surface to a remote sensor। यानी कि एटमॉस्फेरिक विंडो वो पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है जिसको एटमॉस्फेयर अलाउ करता है पास होने को, और वो हमारे रिमोट सेंसर्स को रिसीव होती है, ठीक है। ये जो हम क्यों सिर्फ कुछ ही वेवलेंथ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्यों सभी वेवलेंथ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके पीछे रीजन है ये कुछ गेट कीपर्स जिनको हम लोग एटमॉस्फेरिक ब्लॉकर्स भी कहते हैं, जो कि एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की। जैसे कि ओजोन जो होता है वो हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो हमारा CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो है मिड रेंज और फार इंफ्रारेड रीजन के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो H2O होता है वो हमारे जो लॉन्ग वेव है इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स उनकी मैक्सिमम पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये सब बहुत हार्मफुल होते हैं, और इन सब रेंज की जो वेव्स होती हैं उनको रिसीव करना सेंसर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर अलाउ नहीं करता है, क्योंकि ये तीन जो ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रहते हैं एटमॉस्फेयर में, ये अलाउ नहीं करते हैं इन सब वेव्स को रिसीव करने को वो रिमोट सेंसर्स को। ये देखिए ये एक ग्राफ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये एग्जाम में आप बना के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये ग्राफ होता है परसेंटेज ट्रांसमिशन, यानी कि एयर के थ्रू किस रीजन की किस वेवलेंथ की जो लाइट, किस वेवलेंथ की वेव ट्रांसमिट हो सकती है एटमॉस्फेयर के थ्रू। तो यानी देखिए आपका ये जो एक्स एक्सिस है उस पे वेवलेंथ दी हुई है, और वाई एक्सिस पे आपका दिया कितना परसेंट वो ट्रांसमिट होता है अपने एटमॉस्फेयर के थ्रू। तो देख सकते हैं आप कि ये अल्ट्रावायलेट रीजन में जितनी चीजें हैं ये लाइट सब ज्यादा ट्रांसमिट हो रही हैं, और फिर वहीं आप जब इधर साइड आएंगे तो ये थर्मल इंफ्रारेड में तो मैक्सिमम पार्ट एब्जॉर्ब भी हो जा रहा है, ये ट्रांसमिट हो ही नहीं पा रहा है।
फिर फार इंफ्रारेड में भी मैक्सिमम पार्ट एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो ये सबको ये आप याद कर लीजिएगा, और ये ग्राफ जरूर बनाया जाएगा एग्जाम में, अगर आपसे एटमॉस्फेरिक विंडो या फिर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो। फिर होता है कि हमारे जो मेजर एटमॉस्फेरिक विंडोज हैं वो क्या क्या है। तो पहला होता है विजिबल विंडो, जो कि 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर तक होता है। ये स्टैंडर्ड फोटोग्राफी, मैपिंग, लैंड कवर और ट्रू कलर्स को व्यू करने में यूज होता है। एक होता है फिर रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड, इसका भी अपना ये वेवलेंथ रेंज है। और फिर ये कैसे होता है कि वेजिटेशन की हेल्थ को डिटेक्ट करने में यूज होता है। ठीक है, ये सॉइल का मॉइस्चर भी पता कर सकता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट होता है थर्मल इंफ्रारेड, जिसका वेवलेंथ कुछ ये है, और ये हम लोगों के अर्थ के टेम्परेचर को और हीट को डिटेक्ट करने में यूज होता है, ताकि हम लोग पता कर सके कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, और हमारे जो फॉरेस्ट है उसमें कहीं फॉरेस्ट फायर या फिर कोई और रीजन तो नहीं है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ठीक है, और फिर होता है नेक्स्ट रेंज माइक्रोवेव विंडो, जिसका अगर 1 मिलीमीटर से ज्यादा है आपका वेवलेंथ, तो फिर वो माइक्रोवेव विंडो होगा। और ये रडार यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए क्लाउड्स, रेन, स्मोक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। थर्मल स्प्लिट क्या होता है, देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है थर्मल स्प्लिट का। देखिए आप देखे होंगे कि 3 से 8 माइक्रोमीटर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। देखिए 3 से 8 माइक्रोमीटर, 3 से 8 माइक्रोमीटर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। ये जो गैप है इसकी बात हो रही है। तो ये गैप क्यों है? द एटमॉस्फेयर इज मोस्टली क्लोज्ड हियर ड्यू टू वाटर वेपर एंड CO2 ऑब्जॉर्प्शन। क्योंकि ये जो 3 माइक्रोमीटर से 8 माइक्रोमीटर के बीच की जो वेवलेंथ होती है उसको मैक्सिमम CO2 और वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए इनको रिसीव कर पाना थर्मल सेंसर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए ये इसको एक थर्मल स्प्लिट करके एक टर्म दिया गया है। We specifically use 8 माइक्रोमीटर to 14 माइक्रोमीटर विंडो फॉर थर्मल इमेजिंग। इसीलिए इनकी जगह पे हम लोग 8 माइक्रोमीटर से 14 माइक्रोमीटर का जो एटमॉस्फेरिक विंडो होता है उसको यूज करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग को क्लियरेस्ट पाथ मिल सके हीट एनर्जी को डिटेक्ट करने के लिए। एप्लीकेशंस क्या होते हैं स्पेक्ट्रल बैंड्स के रिमोट सेंसिंग में? देखिए अल्ट्रा वायलेट जो रीजन होता है अपना, ये 0.01 से लेके 0.4 माइक्रोमीटर तक, इनको हम लोग मिनरल आइडेंटिफिकेशन में यूज कर सकते हैं। ऑयल स्पिल डिटेक्शन में यूज कर सकते हैं, मतलब कि जो आपका यूवी है, मतलब कैसे एक वाटर के ऊपर कोई ऑयल की फिल्म बनी है कि नहीं। ये हम लोग पॉल्यूशन, मरीन पॉल्यूशन, यानी कि आपके जो ओशियन में पॉल्यूशन हो रहा है उसको डिटेक्ट करने में यूज किया जाता है कि आपकी जो वाटर लेवल है उसके ऊपर अगर एक तेल की परत जम जाती है तो यानी कि आपका जो वाटर है वो पॉल्यूटेड है। एटमॉस्फेरिक स्टडीज में यूज होता है। ओजोन लेयर कंसंट्रेशन, O3 कंसंट्रेशन में यूज होता है। विजिबल रीजन की जो वेव्स होती हैं उनका यूज होता है कलर को डिटेक्ट करने में। ठीक है, ब्लू कलर बैथिमेट्री, डीपेस्ट वाटर पेनिट्रेशन, यानी कि हम लोग वाटर को देखने के लिए ब्लू कलर की वेवलेंथ का यूज करते हैं। ग्रीन कलर की वेवलेंथ को वेजिटेशन को देखने के लिए, रेड कलर की वेवलेंथ को क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, ये सब इसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ भी आप देख लीजिएगा ये। और नेक्स्ट है नियर इंफ्रारेड रीजन। इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं? नियर इंफ्रारेड रीजन जो कि 0.7 से लेके 1.3 माइक्रोमीटर तक होता है, इसको हम लोग वेजिटेशन एनालिसिस, यानी कि हमारा जो हमारे यहाँ के जो फ्लोरा है उसको डिटेक्ट करने में, उसकी हेल्थ को डिटेक्ट करने में यूज होता है। वाटर डिलिनेशन, यानी कि वाटर एब्जॉर्ब्स नियरली 100% ऑफ नियर इंफ्रारेड रीजन। This creates a sharp black contrast against bright land, making it perfect for mapping coastlines and flood zones. यानी कि अगर हम लोग देखेंगे कि जो वाटर होता है हमारा वो नियर इंफ्रारेड रीजन की जितनी वेवलेंथ होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है मैक्सिमम अप टू 100%। तो इसकी वजह से एक शार्प ब्लैक कंट्रास्ट होता है, यानी कि अगर आप किसी लैंड एरिया, अगर कोई देखिए आपको इमेज थर्मल सेंसर के थ्रू या फिर किसी भी रिमोट सेंसर के थ्रू लिया गया और उसमें अगर ब्लैक कंट्रास्ट दिख रहा है, यानी ब्लैक कलर का कोई स्पॉट दिख रहा है, तो पक्का लैंड ही होगा। इसका वजह ये है क्योंकि NIR को मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसको हम लोग कोस्ट लाइंस को और फ्लड जोन्स को डिटेक्ट करने में यूज करते हैं। बायोमास एस्टिमेशन, ये बायोमास एस्टिमेशन में यूज होता है कि प्लांट मैटर कितना है आपके मतलब उस पर्टिकुलर रीजन में।
ठीक है। और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड किस में यूज होता है? SWIR, इसका रेंज 1.3 से 3 माइक्रोमीटर होता है। ये मॉइस्चर कंटेंट को डिटेक्ट करने में यूज होता है, मिनरल मैपिंग को, मतलब मिनरल को डिटेक्ट करने में यूज होता है, क्लाउड पेनिट्रेशन को में होता है, यानी कि आपको अगर धुंध के, मिस्ट के आर पार देखना है तो उसमें यूज होगा आपका ये शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन। ठीक है। और नेक्स्ट होता है थर्मल इंफ्रारेड रीजन, जिसका कि आपका जो वेवलेंथ होता है वो 3 से 14 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। अनलाइक द रीजन अबव विच यूज रिफ्लेक्टेड सनलाइट, यानी कि जो ऊपर जितने थे वो रिफ्लेक्टेड सनलाइट को यूज करते थे। दिस रीजन डिटेक्ट्स एनर्जी इमिटेड बाय द अर्थ एज हीट। ये जो पर्टिकुलर रीजन की वेवलेंथ होती है ये अर्थ खुद एमिट करता है और इसको रिमोट सेंसर डिटेक्ट करके टेम्परेचर डिटेक्ट करता है। तो इससे हम लोग सरफेस टेम्परेचर के बारे में पता कर सकते हैं, डिजास्टर के बारे में पता कर सकते हैं, नाइट इमेजिंग, इसके थ्रू हम लोग रात की इमेज भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि थर्मल कैमरास बहुत पॉपुलर होते हैं नाइट इमेजिंग के लिए। तो थर्मल कैमरास होते हैं वो ये थर्मल इंफ्रारेड रीजन के ही लाइट मतलब वेव्स को ट्रैक करते हैं। इंडस्ट्रियल लीकेज के बारे में लोग पता कर सकते हैं, यानी कि जो थर्मल पॉपुलेशन होता है, पॉल्यूशन होता है, थर्मल पॉल्यूशन, जैसे कि आप देखेंगे इंडस्ट्रीज में हॉट वाटर को, यानी कि जो यूज्ड होता है जिसमें केमिकल्स होते हैं, जिसको हम लोग मतलब लोग बॉयलर्स में बॉयल करके और फिर रिलीज कर देते हैं प्लांट रिवर्स में डायरेक्टली, तो उसको भी डिटेक्ट करने के लिए हम लोग थर्मल इंफ्रारेड रीजन का यूज कर सकते हैं। माइक्रोवेव रीजन के जो वेवलेंथ होती है उसको कैसे किस में यूज करते हैं? इसका वेवलेंथ 1 माइक्रो मिलीमीटर से 1 मीटर तक होता है। इसको हम लोग एक्टिव सेंसर्स में यूज करते हैं जो कि रडार में होते हैं। ये ऑल वेदर इमेजिंग में यूज होता है, यानी कि अगर किसी भी मतलब वेदर की, या तो आपका मतलब समर हो, विंटर हो, रेनी सीजन हो, स्प्रिंग सीजन हो, किसी भी सीजन में, किसी भी वेदर में आपका इमेजिंग अगर आपको चाहिए, किसी फोटोग्राफ चाहिए, इमेज चाहिए, तो उसमें यूज होगा माइक्रोवेव रीजन के वेवलेंथ। सी आइस मॉनिटरिंग, यानी कि जो पुरानी बर्फ है, बर्फ को भी मॉनिटर करने के लिए माइक्रोवेव रीजन की वेवलेंथ यूज होती है। फॉरेस्ट स्ट्रक्चर जानने के लिए भी हम लोग माइक्रोवेव रीजन की वेवलेंथ को यूज करते हैं। देखिए ये सब है कि मतलब अगर आपको वाटर के डेप्थ को जानना है तो आपको ब्लू कलर का विजिबल रेडिएशन देना मतलब यूज करना होगा। प्लांट की हेल्थ को जानना है तो नियर इंफ्रारेड रेडिएशन यूज करना होगा। सॉइल मॉइस्चर जानना है तो फिर शॉर्ट वेव इंफ्रारेड यूज करना पड़ेगा। फॉरेस्ट फायर या फिर हीट को डिटेक्ट करना है, थर्मल इंफ्रारेड यूज करना होगा। और फ्लड को जानना है तो फिर आपको माइक्रोवेव रेडिएशन यूज करने होंगे। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा कि जो इंफ्रारेड होता है वो मतलब इंफ्रारेड को ही यूज करते हैं हम लोग हीट डिटेक्ट करने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन यूज हो रही हैं। अब क्या होता है स्पेक्ट्रल कर्व, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि जो आपका स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व है उसको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व इज अ ग्राफ शोइंग द परसेंटेज ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड ऑन वाई एक्सिस अगेंस्ट द वेवलेंथ ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि कितना परसेंट एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है और उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, इसको हम लोग स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ होती है और वाई एक्सिस पे एनर्जी होती है। ठीक है, इसमें वेजिटेशंस को अगर हम वेजिटेशन के लिए यानी कि फ्लोरा के लिए अगर बनाए हम लोग कर्व, तो फिर हमारा एक बम्पी कर्व बनता है। बम्पी कर्व, उसको हम लोग नीचे एक डायग्राम है, नीचे ग्राफ है, देखिए ग्राफ है, इसमें हम लोग वेजिटेशन के लिए कौन सा ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर में देख रहे हैं कि ये ऐसे पहले नीचे नीचे है और फिर अचानक से बहुत ही एकाएक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है, तो इसी को बम्प बोलते हैं और इसीलिए इसको बम्पी कर्व बोलते हैं। कि देखेंगे आपकी 0.7 के अप्रॉक्स और 1.4 के बीच में अचानक से एक बम्प आया है, इसी वजह से इसको बम्पी कर्व बोलते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर रेंज की वेवलेंथ ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है और बाकी सब रेंज में देखेंगे तो थोड़ा कम है। और फिर जब आप देखेंगे कि अगर 2 के बाद या फिर 0.7 के पहले, वहां पे तो रिफ्लेक्टेंस बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, ये पर्टिकुलर, तो फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेजिटेशन को डिटेक्ट करना है तो आपको 0.4 से 0.7 के बीच की यूज करनी चाहिए। 0.4 से लेके 0.7 के बीच की विजिबल रेडिएशंस को यूज करेंगे तो फिर ब्लू और रेड कलर रिफ्लेक्टेंस क्योंकि स्लो है, देखिए ब्लू और रेड कलर का जो रिफ्लेक्टेंस है वो कम है,
ये तो आपने ग्राफ में देख ही लिया कि ब्लू और रेड कलर का रिफ्लेक्टेंस कम है, क्योंकि 0.4 से 0.7 वाले का रिफ्लेक्टेंस कम ही है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल जो होता है वो बहुत सारी इस रेंज की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ग्रीन कलर की जो रिफ्लेक्टेंस है, यानी ग्रीन कलर यानी कि वो कुछ जीरो विबग्योर होता है, तो फिर विबग्योर, तो जो ग्रीन कलर है उसका जो रिफ्लेक्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो पीक आया है ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला, ये जो पीक है। तो फिर ये क्या डिनोट कर रहा है कि जो ये रिफ्लेक्टेंस, जो प्लांट्स का रिफ्लेक्टेंस होता है उसमें ग्रीन कलर को लोग ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें प्लांट्स ग्रीन दिखते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग नियर इंफ्रारेड रीजन की अगर वेव को भेजेंगे तो क्या होगा, रेड एज, दिस इज अ मैसिव एंड सडन स्पाइक इन रिफ्लेक्टेंस। देखिए अगर 0.7 से हम लोग 1.3 के बीच में एनालाइज कर रहे हैं, यानी कि 0.7 से 1.3 के बीच में हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या दिख रहा है कि सडन स्पाइक है, सडन स्पाइक है। तो ये क्या है, ये क्यों हुआ है, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ scatters near infrared energy like a mirror to prevent the plant from overheating। मैंने कि ये नियर इंफ्रारेड रीजन की लाइट को मैक्सिमम रिफ्लेक्ट कर देती हैं ताकि ये प्लांट ओवरहीट ना हो। इस वजह से हम लोगों को ये सडन बम्प देखने को मिला, सडन स्पाइक देखने को मिल रहा है। ठीक है, और क्या होता है, शॉर्टर वेव इंफ्रारेड रीजन की जो लाइट होती है उनमें क्या होता है कि ये जो कर्व देखेंगे आप 0.1.4, 1.9 और 2.7 पे, ये वाटर एब्जॉर्प्शन पिट्स कहलाती हैं। मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन पिट्स क्यों कहलाती हैं, क्योंकि दे इंडिकेट हाउ मच वाटर इज स्टोर्ड इन द इनसाइड द लीफ। यानी कि ये जो 1.4 यानी कि यहाँ 1.9 यानी कि यहाँ, और 1.7 यानी कि कुछ यहाँ पे होगा, इसके बाद यहाँ पे 1.7 होगा। तो ये सब क्या बता रहे हैं कि ये वाटर पिट्स है, यानी कि ये बता रही है कि कितना वाटर कंटेंट है उस पर्टिकुलर वेजिटेशन में। अब सॉइल के लिए अगर हम बनाना चाहें यही स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व, तो वो कैसा होगा, तो देखते हैं हम लोग। इट लुक्स लाइक रिलेटिवली स्मूथ लाइन मूविंग फ्रॉम बॉटम लेफ्ट टू टॉप राइट। देखिए सॉइल के लिए क्या है, सॉइल के लिए ब्राउन कलर है, तो ब्राउन कलर के ये देखिए ये कुछ कुछ स्मूथ है, कुछ कुछ स्मूथ कर्व है, वाटर की कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा स्मूथ है। तो ये ऐसा क्यों है, देखिए इस कर्व को कौन कौन अफेक्ट करता है, देखिए मॉइस्चर अफेक्ट करता है, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी वजह से मॉइस्चर डार्कर दिखता है, यानी कि उसका जो रिफ्लेक्टेंस होता है वो कम होता है। टेक्सचर पे भी डिपेंड करता है, सॉइल के टेक्सचर पे कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि फाइन टेक्सचर्ड सॉइल यानी कि जो स्मूथ सॉइल होते हैं जैसे कि क्ले, उसकी रिफ्लेक्टेंस ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कोर्स सॉइल, यानी कि सैंड क्योंकि सैंड आप देखेंगे कि थोड़ा रफ होता है और क्ले थोड़ा स्मूथ होता है। तो स्मूथ पे यानी कि जो हम लोग ऊपर अभी पढ़े थे, कौन सी, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और एक और था ना डिफ्यूज और, हाँ डिफ्यूज और स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्शन, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। तो स्पेकुलर में स्मूथ था, स्मूथ में ज्यादा रिफ्लेक्शन होती है, तो स्मूथ में रिफ्लेक्शन इजीली और ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे क्ले जैसे कि सॉइल लाइक क्ले, और वो ज्यादा रिफ्लेक्टेंस शो करता है, और सॉइल लाइक सैंड ये कम रिफ्लेक्टेंस शो करता है। ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर लुक डार्कर हैव लोअर रिफ्लेक्टेंस, जिसकी रिफ्लेक्टेंस कम होती है वो ज्यादा डार्क दिखते हैं। तो यानी कि जो जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा वो डार्कर दिखेगा, इसी वजह से आपको ये कर कुछ इस तरह का है। ठीक है, वाटर क्या है, वाटर का डाइंग कर्व है, यानी कि देखिए आप वाटर को कैसे देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ और फिर ये खत्म हो गया, यानी कि ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। तो वाटर का इस कर्व को डाइंग कर्व बोलते हैं। वाटर इज विजिबल रीजन की अगर लाइट है, विजिबल रीजन की अगर लाइट है तो वाइट रिफ्लेक्ट्स मॉडरेटली इन द ब्लू एंड ग्रीन पार्ट्स, यानी कि ब्लू और ग्रीन पार्ट की जो लाइट होती है उसको मॉडरेट लेवल पे रिफ्लेक्ट करता है, और नियर इंफ्रारेड और उसके बियॉन्ड अगर कोई लाइट है तो उसको 0 रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि देखिए इसी वजह से आप देखेंगे कि ये कुछ 0.8 के बाद, उसके बाद की आपका इंफ्रारेड रीजन का जो वेवलेंथ चालू हो जाता है तो उस पर 0 रिफ्लेक्टेंस है, यानी कि उस पे रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है। वो जो रिफ्लेक्ट करेगा वो विजिबल रीजन की ही लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि यहां से यहां तक है कुछ। ठीक है, इसी वजह से उधर 0 रिफ्लेक्टेंस है और इधर ज्यादा रिफ्लेक्टेंस है, लेकिन वो भी डाइंग कर्व है इसलिए कहते हैं। ठीक है, इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है,
लेक्स को और शोर मतलब देखिए आपका जो मतलब आपको डीपर कितना डीप है आपका लेक या फिर रिवर या फिर ओशियन, इसको डिटेक्ट करने में आप यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का। ठीक है, आप ये टेबल जरूर पढ़ लीजिएगा, ये शॉर्ट में सारी सारी बातें दिखा रहा है कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा और कैसे कैसे किया। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या होता है? स्पेक्ट्रल सिग्नेचर इज द यूनिक फिंगरप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा हाथ का फिंगरप्रिंट होता है, हमारे लिए यूनिक होता है पर्टिकुलर ह्यूमन के लिए, उसी तरह हर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, हर पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जो कि इस अर्थ पे है, उनका अपना एक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होगा कि वो किस वेवलेंथ की वेव को रिफ्लेक्ट करेंगे, किस वेवलेंथ की वेव को इमिट करेंगे, किस वेवलेंथ की वेव को एब्जॉर्ब करेंगे। ये डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड होता है, पहले से पता हो सबको। तो उसी को कहते हैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की किस लाइट को वो लोग रिफ्लेक्ट करेंगे, किस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, इसका डेफिनेशन ये रहा, एवरी मटेरियल ऑन अर्थ reflects and absorbs energy in a specific pattern across the electromagnetic spectrum. This is called spectral signature. By recognizing these patterns, we can identify what is on the ground without our going there. ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है, the variation of reflectance of a material as a function of wavelength, it is usually represented as a graph of reflectance percentage to the wavelength. ठीक है, जो आपका वो ऊपर हम लोगों ने ग्राफ देखा, उसको भी आप लोग स्पेक्ट्रल सिग्नेचर बता सकते हैं, वो भी एक तरह का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ही है। तो ये देखिए, ये सिग्नेचर जो होते हैं, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो देखिए ये यूज होते हैं, वी यूज दिस सिग्नेचर्स टू परफॉर्म फीचर एक्सट्रैक्शन। हम लोग फीचर्स जाने के लिए यूज कर सकते हैं। इफ वी नो द सिग्नेचर ऑफ अ हेल्दी मैंगो ट्री, वी कैन प्रोग्राम अ कंप्यूटर टू स्कैन 100 acre ऑफ फॉरेस्ट एंड काउंट एग्जैक्टली हाउ मेनी मैंगो ट्रीज आर देयर। यानी कि देखो, अगर हम लोग को ये पता रहेगा कि एक हेल्दी मैंगो ट्री कैसा दिखता है, वो किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, किस वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो फिर हम लोग ये पता कर सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि वो एक बहुत बड़े लैंड एरिया को देखकर और ये पता कर सके कि उसमें कितनी हेल्दी ट्रीज हैं। हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि टर्बिड वाटर, यानी कि जो मडी वाटर होता है, उसका जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता है वो जैसा होता है, तो उसी हिसाब से हम लोग ये पोल्यूशन का पता कर सकते हैं कि हमारे रिवर में कितना पोल्यूशन है, कितना मडी वाटर है, कितना टर्बिड वाटर है। तो इस स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को क्या क्या अफेक्ट करता है, देखिए सबसे पहली बात क्या इफेक्ट करता है, मॉइस्चर कंटेंट, कितना मॉइस्चर है, ऑर्गेनिक मैटर, सेल स्ट्रक्चर और सरफेस रफनेस। ठीक है, देखिए अगर मॉइस्चर ज्यादा, क्योंकि वाटर एक ग्रेट अब्जॉर्बर होता है, इसलिए अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो वो कम रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन उसका कम होगा। और अब सॉइल में क्या होता है कि देखिए, अगर ऑर्गेनिक मैटर अगर ज्यादा है तो फिर उसका रिफ्लेक्टेंस भी कम हो जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर मैक्सिमम रिफ्लेक्टेंस को अवॉइड कर देता है, इस वजह से एब्जॉर्ब कर लेता है मैक्सिमम वेवलेंथ को, इसलिए उसका रिफ्लेक्टेंस कम होता है। और सेल स्ट्रक्चर, द इंटरनल सेल्स कोलैप्सेस ड्यू टू डिजीज, द NIR रिफ्लेक्टेंस ड्रॉप्स इमीडिएटली। अगर डिजीज की वजह से जो मीसोफाइल ये जो इंटरनल सेल्स होते हैं, अगर ये कोलैप्स हो गई हैं, तो फिर आप जो नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस होगा उसको, उसमें एक इमीडिएट ड्रॉप देखेंगे। रफ सरफेस कॉजेस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हम लोग ऊपर पढ़े थे कि कैसे एक रफ सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है। तो रफ सरफेस क्योंकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करता है, तो वो एक अनइवन रिफ्लेक्शन करता है, जिसकी वजह से हमारा जो रिफ्लेक्टेंस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। और स्मूथ सरफेसेस स्पेकुलर रिफ्लेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से एक ही डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ही बहुत सारी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ रिफ्लेक्टेड वेव आती है, इस वजह से उसका रिफ्लेक्टेंस ज्यादा हो जाता है। डिजिटल आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि इन अ डिजिटल इमेज दीज सिग्नेचर्स आर स्टोर्ड इन डिजिटल नंबर्स एंड ब्राइटनेस वैल्यूज। हम लोग जो ये सिग्नेचर होते हैं, इसको हम लोग डिजिटल नंबर्स और ब्राइटनेस वैल्यूज के फॉर्म में स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर्स में। इसको बोलते हैं डिजिटल आइडेंटिफिकेशन। अ सिग्नेचर इन अ कंप्यूटर डेटाबेस लुक्स लाइक अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, बैंड 1 is to value x, बैंड 2 is to वैल्यू y, बैंड 3 is to वैल्यू z। यानी कि हम लोग इस पर्टिकुलर बैंड की उसकी वैल्यू के बेसिस पे, ब्राइटनेस वैल्यू के बेसिस पे, उस पर्टिकुलर बैंड के लिए उसकी जो ब्राइटनेस वैल्यू है उसके बेसिस पे स्टोर करते हैं डेटा को एक
पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के लिए, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर मटेरियल के स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के लिए, ठीक है। टेम्पोरल सिग्नेचर क्या होता है? Sometimes objects have similar signatures at one point in time. For example, two different crops might look like same in July. However, they will have different temporal signatures. Their reflectance changes differently as they grow. यानी कि ऐसा हो सकता है कि अगर कोई सैपलिंग है, कोई छोटा सा पौधा है जो कि शुरू में तो एक ही जैसा रिफ्लेक्टेंस शो करते हैं, लेकिन हो सकता है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद एक जब वो ग्रो करने लगेंगे तो उसके बाद उनकी ग्रोथ के साथ साथ उनका रिफ्लेक्टेंस भी चेंज हो जाएगा, उनका जो सिग्नेचर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है वो भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। रेड एज ऊपर हम लोग पढ़े थे, तो फिर रेड एज वही आपका 0.68 के सीट 68 और 0.75 के बीच का जो एक जो ग्राफ में आता है बूम, उसको कहते हैं रेड एज, ठीक है। यही सारे टॉपिक्स थे आपके में, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। हम लोग सारे टॉपिक्स कंपोनेंट कवर कर लिए, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, यूजेस कवर कर लिए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एनर्जी इंटरेक्शन, मेजर एटमॉस्फेरिक विंडो, प्रिंसिपल एप्लीकेशंस, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, हम लोग सारे टॉपिक्स रिवाइज कर चुके हैं। तो यहीं पे हमारा आज का वन शॉट एंड होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स।